हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी नियोजित शिक्षक साथियों एवं हमारे जो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो कि आपका सामान्य अध्ययन में आपका रीजनिंग के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं प्राथमिक गणित, उसके अलावा आपका जो है सामान्य जागरूकता का आज का क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही तैयारी आपका समय पर हो सके, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है उसको शुरू करते हैं, जो कि हमारा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान जो है वो आपको देहरादून, यानी कि ऑप्शन देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। रामसर प्रस्ताव संबंधित जो है वो किससे है। तो आपका रामसर संधि जो है वो आर्द्र भूमि, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित है। आर्द्र भूमि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आपको सामान्य अध्ययन का पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये मॉडल सेट का आज के 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों का सामान्य अध्ययन का और सामान्य विषय का आज का मॉडल सेट 6 होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान, सारा क्वेश्चन का इसमें सार है। तो दोस्तों, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए गुरु। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, जब विद्रोह किया गया था, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लॉरेंस। तो 1857 ईस्वी के टाइम में जो विद्रोह हुआ था, उस टाइम में जो आपके लॉर्ड थे वो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का जो है वो प्रवर्तन किया गया किसके काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में, या जवाहरलाल नेहरू के काल में, या लॉर्ड मैकाले के काल में, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो जहाँ तक अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रवर्तन है तो आपको लॉर्ड मैकाले, उन्हीं के काल में जो है वो अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। इनका काल कब था? तो इनका काल जो आपको 1835 ईस्वी था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की जो है वो प्रारूप जो बना है, प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे। JV कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो यानी राष्ट्रीय हमारा जो भारतीय संविधान है उसके प्रारूप की समिति के अध्यक्ष जो है वो आपको भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान गृहीत हुआ, यानी कि कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका जो है वो सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ, यानी इसी को बोलते हैं गृहीत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है आपका भारतीय संविधान जो है गृहीत हुआ। और इसमें कितने भाग हैं? इसमें आपको 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है कि कितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है। 8 मूल अनुसूची जो होता है तो वो 8 अनुसूची है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलस या सेरेबेलम या मेडुला? तो शरीर का जो तापमान है दोस्तों वो आपको है हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं, जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। साधारण जो आपका तापमान होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री होता है। वो किस में होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है हाइपोथैलेमस। और शरीर का तापमान नॉर्मली, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, अगर किसी को बुखार लगा हुआ है, फीवर आया हुआ है, तो उसको अगर हम जांचेंगे तो उसमें जो थर्मामीटर में जो 98 आया, तो 98.6 जो है आपका है वो आपका नॉर्मल होता है, यानी कि साधारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश आपका कौन सा है? मालदीव है, इजराइल है, चिली है या वेटिकन सिटी है? तो वे आप लोग नाम से ही जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश की बात है तो आपका वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। वेटिकन सिटी का आपको जहाँ तक बता देते हैं तो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर, 44 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम लोग देखते हैं कि मालदीव का 298 यानी 300 के आसपास है। उसी तरह आपका जो है सो इसका इजराइल का जो है वो 21,946 वर्ग किलोमीटर है और चिल्ली का उससे ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरती है? यहाँ पे 3 रेखा का नाम है, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर। तो इसमें से भारत से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? तो वो आपको कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? तो वो कर्क रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के और जो है वो किसके हेतु दिया, किस कारण दिया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन आपको गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, या भारतीय चरित्र में विशिष्ट सेवार्थ, या भारतीय खेल में, या हमारा भारतीय संगीत में, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि भारतीय सिनेमा के विकास में जो है इसको दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा वाला कौन हो गया आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चलचित्र, यानी कि सिनेमा को हम लोग चलचित्र कह सकते हैं। तो भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है ये आपको भारतीय फाल्के अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई कौन है? विद्युत शक्ति की इकाई कौन है? तो इसमें दोस्तों ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत शक्ति की इकाई जो आपको वो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर या वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर? तो विद्युत धारा को मापने की जो वो एक उपकरण है वो आपको क्या है? एमीटर है ना, एमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। यहाँ नदी का नाम दिया गया है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो है पाकिस्तान के मिथनकोट में नदी में कौन सी नदी में मिल जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो वो पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका एकदम सही है। और ये भारत से जो 5 नदी निकलने वाली वो कौन सा है? तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और आपका झेलम है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को जो है वो नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला? अपेक्षिकता के लिए, उसके बाद है कि बोस आइंस्टीन संगणन के लिए, संहित एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों वो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। किसके लिए मिला है?
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया है उन्होंने और उस नियम को प्रतिपादित किया। कब किया उन्होंने? तो 1921 में किया। कब किया? तो 1921 में, है ना। और उसको भौतिक यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया एक पठार है, वो कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में या पूर्व एशिया में? तो अनातोलिया पठार जो है वो आपको पश्चिम एशिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पश्चिम एशिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? निम्न में से, है ना, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है? रोम है आपका, फिर आपका न्यूयॉर्क है, टोक्यो है या वाशिंगटन डीसी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है वाशिंगटन डीसी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? तो हमारे पास ऑप्शन है रैमेजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल। तो इनमें से ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जेम्स रैम्स मैकडोनाल्ड ने जो है आपको वो कम्युनल अवार्ड दिया। जेम्स रैम्स मैकडोनाल्ड यानी ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने कब दिया? तो 1932 में दिया, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा जो है कि संख्या 6, 7, 11, 8 x, उसके बाद 3, 14 का माध्य 8 है, तो x का मान क्या है? दोस्तों यहाँ मीन पूछ रहा है, तो मीन का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि सभी अंक को जोड़ देते हैं और जितना अंकों की संख्या होती है उसको सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ में निकाल देते हैं, यानी 14, 3, x, 8, 11, 7, 6 को जोड़ देंगे और नीचे में 1, 2, 3 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि नीचे में जो 7 अंक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा वो जो भी अंक आएगा और हमारा जो है माध्य दिया हुआ है 8, और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको 7। क्या होगा? 7। अगला प्रश्न हमारा है हम लोग का है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब कि किसने जो है वो आपका मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद या बंदा बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है कि डॉक्टर बीजी कुरियन, उसके बाद आपको डॉक्टर श्री एस रवि, श्री SK भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई। तो आपको श्वेत क्रांति का जो जनक है उसे आपको जो है वो श्री बीजी कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है आपको दोस्तों? तो श्री बीजी कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया कब? बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो पहली बार कब गाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको 1911 ईस्वी में गाया गया। कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो सबसे पहले जो है 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर को, कब? 27 दिसंबर को गाया गया। कहाँ गाया गया दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये राष्ट्रगान 1911 ईस्वी को गाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया।
हमारे पास ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो भारतीय की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को जो है आपको वो 22 जुलाई 1947 को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है 22 जुलाई 1947 को इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया या अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मैग्नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि मैग्नॉट एक रेखा है, वो किन देशों के बीच में मध्य में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि मैग्नॉट रेखा जो है वो आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? कौन से नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, सतलज नदी, चिनाब या गंगा? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपको सतलज नदी के मतलब के तट पर वो स्थित है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर बी है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा, है ना? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो आपको किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किसके द्वारा किया गया संपूर्ण क्रांति का आह्वान? तो जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग लोक नायक बोलते हैं। कब किया गया था? तो 5 जून 1974 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत, है ना, विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में या श्री सैलम में? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको खड़गवासला में स्थित है। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है? सबसे नया देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे नया देश जो आपको है वो आपको दक्षिण सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र जिसको बोलते हैं वो है। कब बनाया गया दोस्तों? तो ये आपको 2011 में। कब बना? तो 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 113वां सदस्य बना। 113वां सदस्य बना। 113वां सदस्य ये बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुना गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। इसको घुमा के पूछा गया था कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो हमारे बिहार के निवासी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना या कोलकाता में? तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था उनका जन्म आपको 22 दिसंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 22 दिसंबर 1666 तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको मुक्केबाजी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? इनमें से कौन जो आपको है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? इसमें है आपको गीता चंद्र, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल या स्वपन सुंदरी।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG वो आपका कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों ये NISG जो है वो आपको हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यानी यहाँ पे लव लिखा हुआ है वो कौन सा खेल है जिससे इसका संबंध है। तो लव जो है वो आपको टेनिस से संबंधित है, जिसका मान मतलब होता है कि शून्य का स्कोर, तो इसको हम लोग टेनिस बोल सकते हैं कि टेनिस से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा देख रहे हैं दोस्तों कि ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है और ये थोड़ा लंबा सवाल है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं कि इसमें मिश्रण है, दूध है, तो पानी का इतना है, फिर उसके बाद 3 मिश्रण दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो सबसे आखिरी में बोल रहा है कि मिश्रण और दूध का पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 53:19 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड, यानी कि सायंकाल रात जिसको बोलते हैं, आकाश में सबसे अधिक चमकता है, यानी कौन सा ग्रह भी कह सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा चमकता है। तो आपका सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह। कौन हो जाएगा? शुक्र, यानी कि सबसे सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा ये मैथ सही है, जो कि आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 3%, यानी कि 3%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। यहाँ पुस्तक का नाम दिया गया है और उनके लेखक के बारे में पूछा गया है। मीना नायर, अभिजीता गुप्ता या अनुपम खेर या श्रीराम चक्रधर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अभिजीता गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, यानी कि पुस्तक जो है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक आपको अभिजीता गुप्ता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिक्स के ही है। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको पिछला क्लास में भी आपके पिछले मॉडल सेट में, चूँकि ये मॉडल सेट है तो मॉडल सेट में आपको पूरा 120 नंबर का जो सवाल होता है वो आपको इसमें सब कुछ प्राथमिक गणित का सवाल इसमें रहना आवश्यक है। तो ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको प्राथमिक गणित का रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पाइप का एक टैंक है जिसका जो है वो 2 घंटे में भरता है, फिर उसी को जो है तली में एक छेद हो गया है जिसके कारण वो भरने में 30 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो खाली होने में कितना समय लगेगा। इसका सारा सॉल्यूशन निकलने के बाद जो है इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है 10 घंटा। कितना है? 10 घंटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि एक बैग में 25 पैसे हैं, 10 पैसे, 5 पैसे 1 2 3 अनुपात में है। यदि इसमें से 30 रुपया है कुल, तो 5 पैसों की संख्या कितनी है। इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, x करके मानेंगे, 2x 3x करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 150, यानी कि 5 पैसे का जो सिक्का जो होगा वो आपको 150। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। पिछला मॉडल सेट में भी इस तरह का सवाल आया था, इसमें भी है। तो हर मॉडल सेट में इस तरह का सवाल आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों हर मॉडल सेट में इस तरह का सवाल आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आप इसको यहाँ जो है इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको कि उत्तर क्या है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों 100 का वो आपको है 4:10। 4:10। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो श्रम गहन उद्योग है। कौन सा श्रम जो है वो गहन उद्योग है। हमारे पास ऑप्शन है गेहूँ, दलहन, चाय या मक्का। तो जहाँ तक श्रम गहन उद्योग की बात है तो वो आपको चाय की खेती आती है। किसकी खेती आती है? तो वो चाय की खेती आती है।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ किया, यानी स्टार्ट किया था? कौन सी कंपनी है? हमारे पास ऑप्शन है एली लिली, जेनेटेक, IGSC, बायोकॉन। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है एली लिली ने है, जिन्होंने 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो वो जो है आपको R.K. लक्ष्मण जो है कार्टून के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कार्टूनिस्ट के लिए वो जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश या आपका राजपूत? इसमें से देख रहे हैं कि इसमें से वर्ग पूछ रहा है कि कौन इसमें से वर्ग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको राजपूत। राजपूत क्योंकि वो जाति है, अब बाकी यहाँ आपका हर एक जो है वो पद है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि अलग है नहीं है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है बी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जो है वो धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है। हमारे पास ऑप्शन है होकार्ट एवं सेनाट, हर्बर्ट रीजले, मजुमदार एवं मदान, GS घुर्ज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है होकार्ट एवं सेनाट। कौन है? तो होकार्ट एवं सेनाट। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है मैथमेटिक्स से है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, आप सॉल्यूशन करके इसको निकाल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यंजक है ना दिया गया है, उसका मान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको 3 का पावर 1/3 है ना +1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है यूएनओ जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला दिवस, महिला दशक कब मनाया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 1975, 85, 1980 से 90, 1985 से 95 या 90 से 2000। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको 1975 से 85, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है अपराधी मनोवृत्तियाँ, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक स्वार्थ, इनमें से कोई। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको राजनीतिक स्वार्थ जो है सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का जो है प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, विभेदीकरण, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि। तो सारा ऑप्शन इसमें जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपको प्राथमिक गणित से है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आपका सवाल है 112 नंबर। रेलगाड़ी की लंबाई इतनी 110 मीटर है और इसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, या दूरी बराबर चाल बट्टा समय, जो भी फार्मूला होता है उस फार्मूला के हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अगर सॉल्व करने के बाद तो वो होगा आपको 18 सेकेंड। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट है।
अगला सवाल है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो आपको 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका भी तरीका वही है दोस्तों कि 4, 5, 6 का हम लोग सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालेंगे, उसके बाद उसको भागा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको देख रहे हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 8820, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको देख रहे होंगे कि ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि निम्न 4 अक्षरों समूह में से कौन सा एक समूह का हिस्सा नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं कि BDFH क्या है, BDFH TUVWHKMPLORU। तो इसमें जो समूह का हिस्सा जो इसमें नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। वो कैसे है आप लोग सोच के बनाइएगा तो बन जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक ज्ञात करें पूछ रहा है इसमें। तो आपके पास ऑप्शन है BA B C C D और YP। तो इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है आपको YP J आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सी में दिया गया है J, तो वो J एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसमें जो है सो आपस में बदलने की बात कर रहा है। 81 हो जाएगा, हाँ, किन 2 संख्याओं को मतलब कि अंक नहीं आपस में बदलने पर निम्नलिखित व्यंजक का मान 81 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको 798 और 719 है। यही दोनों को अगर हम अदल बदल करेंगे तो ये आपका 81 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा रीजनिंग से ही है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसमें भी जोड़ घटा करके देखिएगा, 47 है, फिर 51 है, फिर 57 है, 4 6 8 4 6 8, इस तरह से वो पैटर्न बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है 83, यानी कि 83। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है रीजनिंग का ही है कि निश्चित भाषा में गैम्बल को इतना लिखा जाता है, उसी तरह प्ले को इतना लिखा जाता है, तो लैम्ब को कितना लिखा जाएगा। दोस्तों रीजनिंग का वीडियो जो है कल नहीं तो मैं परसों बनाऊंगा पूरा फुल विश्लेषण के साथ। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए कि मेरा रीजनिंग का वीडियो कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा और फुल 25 क्वेश्चन उसमें आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है 2643, यानी कि 2643। ऑप्शन नंबर ए में है 2643। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से संबंधित है उसी प्रकार जो पहली संख्या से संबंधित है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर जो है सो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो है ऑप्शन नंबर वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि वो भी रीजनिंग का ही है। मैं रीजनिंग पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, वो मेरा कल या परसों का वीडियो होगा। तो आप लोग चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का कल वीडियो आने ही वाला है। तो आज का ये क्वेश्चन देख रहे हैं, PIG है वो MNZ है, और उसी तरह ROL किससे मतलब के संबंधित है। तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो है OTE, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आपका जो रीजनिंग का जो सवाल आएगा या उसका जो मैं विश्लेषण के साथ बनाऊंगा वो पूरा विश्लेषण समझा के बताऊंगा कि ये कैसे PIG जो है MNZ कैसे है, ROL OTE कैसे है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने साथी के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।